आज की हमारी बातचीत एक ऐसे सफर के बारे में है जो किलोमीटर में तो शायद छोटा था, लेकिन इंसानी रिश्तों की गहराई नापने के मामले में बहुत लंबा साबित हुआ। ये कहानी दिल्ली की एक कह सकते हैं गर्मजोशी भरी शाम से शुरू होती है और हिसार की एक सर्द अकेली रात पर खत्म होती है। और इसी दौरान दोस्ती, अपनेपन और मतलब वादों के असली मायने सामने आते हैं। बिल्कुल, और ये कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये कोई काल्पनिक किस्सा नहीं है। ये लेखक बलजीत सिंह मितवा का अपना निजी अनुभव है। हाँ, और उन्होंने इसे नाम भी दिया है रिश्तों की आजमाइश। इसमें वो जैसे एक तरह का सामाजिक प्रयोग करते हैं खुद पर और अपने दोस्तों पर, और जो नतीजे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। सामाजिक प्रयोग, ये शब्द यहाँ एकदम फिट बैठता है। तो चलिए इस अनुभव की परतों को धीरे धीरे खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक ही सफर में मिले दो इतने अलग तजुर्बे हमें आज के रिश्तों के बारे में क्या सिखाते हैं। हाँ, क्योंकि एक तरफ वो अपनापन है जो एक लगभग अनजान शख्स से मिलता है, और दूसरी तरफ वो खामोशी जो सालों पुराने दोस्तों से मिलती है। और यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिन्हें अपना कहते हैं, क्या वो वाकई अपने हैं? सही सवाल है। या अपनापन सिर्फ एक एहसास है जो कहीं से भी किसी से भी मिल सकता है, बिना किसी पुराने रिश्ते के बोझ के। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली से। लेखक एक कार्यक्रम के लिए दिल्ली में है। लॉर्ड बुद्धा सेवा समिति और बहुजन हिताय आर्थिक सोसाइटी का कार्यक्रम। हाँ, तो शाम के 5 बज चुके हैं, कार्यक्रम खत्म हो गया है और लेखक थके हुए हैं, घर लौटने की तैयारी में है। और यहीं उनकी मुलाकात होती है समिति के राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश कुमार जी से। और यहाँ से मतलब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो सच में दिल को छू जाता है। सर्वेश जी, जिनसे लेखक की ये शायद पहली या दूसरी ही मुलाकात है। हाँ, ज्यादा जान पहचान नहीं है। वो उनकी थकान को भांप जाते हैं। वो उन्हें सिर्फ विदा नहीं करते बल्कि एक जिम्मेदारी महसूस करते हैं। ये बात अपने आप में बहुत गहरी है। हम दिन में कितने लोगों से मिलते हैं, पर कितनों के लिए सच में ऐसी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। सही बात है। लेखक खुद बताते हैं कि सर्वेश जी की फिक्र देखकर उनका मन भर आया। वो उन्हें खाना खिलाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। दिल्ली की सड़कों पर देर तक कोई अच्छा ढाबा या भोजनालय ढूंढते रहते हैं। जब कुछ सही नहीं मिलता तो आखिर में एक फास्ट फूड की दुकान पर रुकते हैं और लेखक को खाना और मैंगो शेक दिलाते हैं। लेखक के शब्दों में उनकी ये फिक्र एक सहयात्री से बढ़कर एक बड़े भाई जैसी थी। बिल्कुल, यहाँ पर वो काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आता है। जब कोई ऐसा इंसान जिस पर हमारा कोई हक नहीं है, जो हमसे किसी बंधन में नहीं बंधा है, वो हमारी परवाह करता है, तो उसका असर बहुत गहरा होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके काम के पीछे कोई उम्मीद, कोई दिखावा या कोई सामाजिक दबाव नहीं होता। वो सिर्फ वो एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए एक शुद्ध मानवीय एहसास होता है। सर्वेश जी का व्यवहार ठीक वैसा ही था। मतलब ये कि जब कोई अपना मदद करता है तो हम कहीं ना कहीं सोच लेते हैं कि ये तो उसका फर्ज था। हाँ, एक तरह से। लेकिन जब कोई पराया करता है तो वो सीधे दिल पर असर करता है। बिल्कुल, उस मदद में कोई मिलावट नहीं होती, वो बस होती है। और यही एहसास लेखक के मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है, जो आगे हिसार में जो होने वाला है उसके ठीक उलट एक मजबूत नींव तैयार कर देता है। अच्छा, तो ये एक तरह से कहानी का कंट्रोल है, एक मानक जिसके सामने दूसरी घटना को परखा जाएगा। हाँ, कह सकते हैं। तो इस गर्मजोशी भरे अनुभव के बाद लेखक अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। ट्रेन छूटने का डर है तो वो कश्मीरी गेट से हरियाणा रोडवेज की बस पकड़कर हिसार के लिए निकल पड़ते हैं। मेट्रो स्टेशन तक सर्वेश जी उन्हें छोड़ने भी आते हैं। हाँ, और फिर शुरू होता है सफर का दूसरा और सबसे अहम हिस्सा। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ रहे हैं जहां रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। लेखक आधी रात को हिसार बस स्टैंड पहुंचते हैं। सोचिए, कड़ाके की सर्दी है, चारों तरफ सन्नाटा, और बस स्टैंड लगभग खाली है। ऐसे में कोई भी इंसान सबसे पहले क्या करेगा? शायद किसी होटल की तलाश करेगा या किसी करीबी को फोन करके मदद मांगेगा। हाँ, लेकिन लेखक कुछ और ही फैसला करते हैं। यहीं पर यह कहानी एक साधारण यात्रा से एक सामाजिक प्रयोग में बदल जाती है। उनके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना आज उन दोस्तों को आजमाया जाए जो अक्सर फोन पर कहते थे हिसार आओ तो बताना, हम आ जाएंगे। तो उन्होंने तय किया कि वो किसी होटल में नहीं रुकेंगे बल्कि बस स्टैंड पर ही एक चाय के ढाबे पर रात गुजारेंगे। ये फैसला अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेखक जानबूझकर खुद को एक मुश्किल, एक असुविधाजनक स्थिति में डाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये रिश्तों को स्ट्रेस टेस्ट करने जैसा है। जैसे गाड़ियों को मुश्किल रास्तों पर चलाकर परखा जाता है,
वैसे ही लेखक रिश्तों को मुश्किल हालात में परखना चाहते थे। क्योंकि आराम के समय तो सब साथ होते हैं। सही बात है। असली पहचान तो तब होती है जब किसी को आपकी मदद करने के लिए अपनी सुविधा, अपनी नींद खराब करनी पड़े। और माहौल भी बिल्कुल तैयार था। जैसा लेखक कहते हैं, बस स्टैंड का सन्नाटा रिश्तों की गहराई नापने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब वो फोन उठाते हैं, सबसे पहला नाम आता है सौरभ का। और यहाँ आज के डिजिटल युग की विडंबना सामने आती है। हाँ। सौरभ व्हाट्सएप पर ऑनलाइन थे। हाँ। वो अवेलेबल दिख रहे थे, पर क्या वो सच में अवेलेबल थे? ये ऑनलाइन और अवेलेबल के बीच का जो फर्क है, यही आज के रिश्तों की सबसे बड़ी कहानी है। बिल्कुल। लेखक ने उन्हें मैसेज किया, सो गए क्या? कोई जवाब नहीं। फिर वीडियो कॉल की, वो भी नहीं उठाई गई। फिर वॉइस कॉल, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। सब कुछ देखकर भी अनदेखा किया जा रहा था। और फिर काफी देर के बाद एक छोटा सा मैसेज आता है, सुबह कॉल करूंगा। सुबह कॉल करूंगा, ये 3 शब्द अपने आप में एक पूरा ग्रंथ है। हाँ। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये एक मानसिकता है। ये सुविधा पर आधारित दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसका मतलब है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपने समय पर। तुम्हारी जरूरत मेरी सुविधा से बड़ी नहीं है। और ये जवाब मदद से इनकार करने से भी ज्यादा चुभता है ना? बहुत ज्यादा, क्योंकि ये उम्मीद देकर तोड़ता है। और लेखक के मन में जो सवाल उठा, वो शायद हम सबके मन में कभी न कभी उठा है। जब जरूरत अभी है, तो सुबह तेरा क्या करूंगा? सही बात है। ये सवाल उस दोस्ती की नींव हिला देता है जो सिर्फ अच्छे वक्त के लिए बनी हो। इसके बाद उन्होंने एक और दोस्त राजेश को फोन लगाया, लेकिन वहां से भी सिर्फ खामोशी ही मिली। हाँ। अगर हम इसे और गहराई से देखें तो ये डिजिटल बाईस्टैंडर इफेक्ट जैसा है। जैसे सड़क पर कोई हादसा होने पर लोग वीडियो बनाते रहते हैं पर मदद नहीं करते। अच्छा। वैसे ही डिजिटल दुनिया में लोग आपकी पोस्ट लाइक कर सकते हैं, आपका स्टेटस देख सकते हैं, लेकिन जब आप सच में आधी रात को मदद के लिए पुकारते हैं तो वो स्क्रीन के पीछे चुप हो जाते हैं। ऑनलाइन मौजूदगी का मतलब इमोशनल मौजूदगी की गारंटी नहीं है। और सबसे दुख की बात यह है कि ये वही दोस्त थे जिन्होंने पिछली मुलाकात पर बड़े बड़े वादे किए थे। हिसार आओ तो बस एक फोन करना, हम पहुंच जाएंगे। वो वादे कितने खोखले थे, उस रात ये साबित हो गया। जैसा लेखक कहते हैं, सब अपनी सुविधा की चादर ओढ़कर सो गए थे। ये अनुभव हमें सिखाता है कि शब्दों और कर्मों में बहुत बड़ा अंतर होता है। वादे करना आसान है, खासकर जब उन्हें निभाने की कोई तत्काल संभावना न हो, लेकिन उन वादों को निभाना, जब आपको अपना आराम छोड़ना पड़े, वही रिश्ते की असली कीमत तय करता है। तो एक तरफ दिल्ली में सर्वेश जी का वो बिना शर्त वाला अपनापन, और दूसरी तरफ हिसार में दोस्तों की ये चुभने वाली खामोशी। इस पूरे अनुभव का निचोड़ क्या निकलता है? लेखक क्या सबक सीखते हैं? सबक बहुत साफ है, और वो 2 बिल्कुल विपरीत अनुभवों से मिलकर बना है। ये एक शक्तिशाली विरोधाभास है। जहां कोई उम्मीद नहीं थी, जहां कोई पुराना रिश्ता नहीं था, हाँ, वहां से बेहिसाब अपनापन और सम्मान मिला। और जहां उम्मीदों का पहाड़ था, जहां सालों की दोस्ती का दावा था, वहां से एक कंकड़ भी नहीं मिला। लेखक भी यही कहते हैं। उन्हें सर्वेश कुमार जी और राजकिशोर राही जी जैसे नए साथियों से जो सम्मान मिला, वो बिना किसी शर्त के था। और पुराने दोस्तों की इस बेरुखी ने उन्हें एक आईना दिखा दिया। और शायद वो आईना देखना जरूरी भी था। बिल्कुल जरूरी था। कई बार हम रिश्तों के भ्रम में जीते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत से अपने हैं, लेकिन ये संख्या अक्सर एक धोखा होती है। लेखक का यह प्रयोग उस धोखे की परत को हटा देता है। तो ये कहानी दोस्ती के खिलाफ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें ये नहीं बताती कि दोस्ती बुरी चीज है, बल्कि ये बताती है कि सच्ची दोस्ती बहुत दुर्लभ है और उसकी पहचान समय और मुश्किल हालात ही करवाते हैं। लेखक का निष्कर्ष भी यही है। वो कहते हैं कि इंसान को समय समय पर अपने आसपास के लोगों को जांचते परखते रहना चाहिए, क्योंकि मुसीबत ही वो फिल्टर है जो बताता है कि कौन सच में आपके साथ है और किसके मन में आपके लिए सच में करुणा और संवेदना है। हाँ। लेकिन यहाँ परखने का मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझकर हर बार ड्रामा करें या मुश्किल खड़ी करें। इसका मतलब है कि हम ध्यान दें। हम देखें कि जब हमें सच में जरूरत होती है, चाहे वो भावनात्मक हो या शारीरिक, तो कौन आगे आता है। सही बात है। रिश्ते समय की लंबाई से नहीं, बल्कि जरूरत के समय दिखाई गई सदाशयता की गहराई से मजबूत होते हैं। इस सफर ने लेखक को सच और दिखावे का यही फर्क समझाया। तो दिल्ली से हिसार तक का ये कुछ घंटों का सफर असल में जिंदगी भर का एक सबक बन गया। इसने दिखाया कि कभी कभी अनजान चेहरों में सबसे ज्यादा अपनापन छिपा होता है,
और जाने पहचाने चेहरे वक्त पड़ने पर सबसे पहले मुंह फेर लेते हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी सिर्फ बलजीत सिंह मितवा की नहीं है, ये हम सब की है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी दिल्ली और हिसार दोनों का अनुभव करते हैं। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में यही सवाल घूम रहा है कि हम खुद अपने दोस्तों और परिचितों के लिए क्या हैं। जब किसी दोस्त का फोन आधी रात को बजता है, जब कोई मुश्किल में होता है, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या हम सर्वेश कुमार बनकर उसकी फिक्र करते हैं या सौरभ बनकर कहते हैं सुबह कॉल करूंगा? यही असली सवाल है। हम अक्सर दूसरों को परखते हैं, लेकिन क्या हम कभी खुद को उस कसौटी पर रखते हैं? अगर आज किसी दोस्त को हमारी जरूरत पड़े, तो क्या हम अपनी सुविधा की चादर हटाकर उसकी मदद के लिए खड़े होंगे? इसका जवाब ही तय करेगा कि हम रिश्ते बना रहे हैं या सिर्फ मतलब निभा रहे हैं।